हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और आप सभी लोगों ने राजस्थान एकेडमी का रिजल्ट तो देखा ही होगा, साथ ही साथ क्वालिटी कंटेंट भी देखा होगा कि किस प्रकार से हमने एलडीसी के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, सीईटी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, पटवारी के लिए, सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाया था। उसी प्रकार से पुनः मेरे द्वारा अभी इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की जा रही है। और ये मैथ्स की क्लासेस बैच का नाम रखा गया है शून्य से गुरु शिखर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, उसी प्रकार से राजस्थान के मैथ्स के अंदर सबसे टॉप बैच का नाम रखा है हमने शून्य से गुरु शिखर। और आप लोगों को जो ये मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, इसके अंदर राजस्थान के अंदर आयोजित हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, संगणक हो, सूचना सहायक हो या इन्वेस्टिगेटर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, इसके अलावा जितने भी रीट के पेपर हैं, सीटेट के एग्जाम हैं, सेट का पेपर है, जहां कहीं भी मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, उन सभी के प्रीवाईक्यूज और साथ ही साथ नए कॉन्सेप्ट्स और आरएएस एग्जाम में भी आए हुए क्वेश्चंस सभी को मैं कंप्लीट एक एक पीवाईक्यू को और एक एक चैप्टर को प्लेलिस्ट के साथ में आपके साथ में अवेलेबल करवाने वाला हूं। और पूरी कोशिश रहेगी कि अगले 3 महीने तक कंटिन्यू रूप से मैथ का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और इस मैथ के बैच को कंप्लीट करने के बाद में मेरे ही द्वारा साइंस के बैच को स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंदर हम साइंस को भी शून्य से गुरु शिखर तक पूरा पढ़ने वाले हैं। और अगर आप लोगों का प्यार इस मैथ्स की क्लासेस को बहुत अच्छा मिल गया और आपसे मुझे वो जितनी अपेक्षाएं हैं वो अगर आपने पूरी कर दी, तो हो सकता है कि साइंस का बैच भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द स्टार्ट कर दूं। मैं आपको बता दूं, इस बैच के अंदर कंप्लीट मैथ्स पढ़ाई जाएगी। कंप्लीट बोले तो कंप्लीट मैथ्स मतलब एक एक टॉपिक, चाहे फिर आप उसके बाद में राजस्थान के किसी भी कंपटीशन को दे देना, चाहे आरएएस का देना, आगे आने वाली भर्ती आपको पता ही है, कांस्टेबल आगे आने वाली है, एसआई आगे आने वाली है, कंप्यूटर यानी संगणक आने वाली है, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर जो 75 आपके 25 क्वेश्चन आने वाले हैं 75 अंकों के, उसमें मैं अगर आप लोगों ने ये पूरी मैथ्स पढ़ ली, और तो मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूं कि हमारे जिन विद्यार्थियों ने 70 नंबर लाए हुए हैं, उनसे भी बेटर यानी आप 75 में से 75 अंक भी ला सकते हैं। बस जरूरत होगी इस प्लेलिस्ट को डेली फॉलो करना, डेली नोट्स बनाना, जो होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करना, और जो टेस्ट आयोजित की जाए उन टेस्ट को कंप्लीट रूप से देना। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप जो है राजस्थान का कोई भी कंपटीशन होगा और अगर वहां मैथ आएगी, तो इन 3 महीनों के बाद में आप मैथ्स को फोड़ करके आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलिए, तो इस मैथ्स के बैच को पूरे राजस्थान के सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा देना। और ये क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। और इनकी जो पीडीएफ है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम अवेलेबल करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक और हमारे ऐप का लिंक और इसके अलावा हमारी जो भी विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया लिंक्स है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप वहां जाकर के राजस्थान एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। और आप सभी लोग राजस्थान एकेडमी के रिजल्ट और क्वालिटी के जो कंटेंट अवेलेबल है उससे तो आप वाकिफ है ही है। तो चलिए, इसी क्वालिटी कंटेंट को अब पुनः एक बार राजस्थान के अंदर फैलाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज से शून्य से गुरु शिखर मैथ्स के बैच को। वन एंड ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये मैथ्स का। तो आज मैं आप लोगों के साथ में मैथ्स का जो पहला टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक। सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। मैं आप लोगों को जो भी टर्मिनोलॉजी होगी वो इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है उनको भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के साथ में अपन अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहले मोटिवेशनल कोट है आप लोगों के लिए। न मेहनत में कमी करूंगा न हालातों पर रहूंगा, न मेहनत में कमी करूंगा न हालातों पर रोऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा, देर से ही सही पर अपनी मंजिल को जरूर पाऊंगा। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ में आज मैं शुरू करता हूं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट को।
सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले आसान शब्दों में हम समझेंगे कि ये होता क्या है। देखिए, ब्याज का मतलब होता है कि आपने जितने पैसे उधार लिए, सपोज करिए आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए? 100 रुपए उधार लिए। अब आपको कोई भी व्यक्ति 100 रुपए उधार ऐसे ही तो देगा नहीं कि नहीं नहीं यार, प्रवीण जी की शक्ल तो बहुत अच्छी है, चलो यार कोई नहीं 100 रुपए उधार दे देता हूँ। नहीं देता है दोस्तों कोई भी उधार, है ना। अब 100 रुपए कोई उधार नहीं दे रहा है, इसका मतलब 100 रुपए पर वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको कुछ बेनिफिट हो जाए, है ना। वो उधार तो देना चाहता है लेकिन उसको कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। तो उसके लिए वो मुझे कहेगा कि भाई मैं तुझे 100 रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन 1 महीने बाद मैं तेरे से 110 रुपए लूंगा। कितने लूंगा? 110 रुपए लूंगा। तो जो ये 100 रुपए की जगह वो मेरे से 1 महीने बाद में कितने वसूल करने वाला है? 110 रुपए लेने वाला है। तो जो ये 10 रुपए बढ़ गए, 100 से कितने हो गए? 10 रुपए बढ़ गए। ये जो 10 रुपए है ये होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज होता है, यानी कि इंटरेस्ट होता है। क्यों भाई इंटरेस्ट क्यों नाम दिया गया है पता है इसको इंग्लिश में? वैसा रियल में क्यों दिया गया है वो इंग्लिश वाले जाने, लेकिन अपने लिए तो ऐसे याद रखना है कि भाई ब्याज लेने में ही तो उसको इंटरेस्ट था ना, इसीलिए तो वो मेरे को उधार नहीं दे रहा था। तो उधार कोई भी कब देगा? जब उसको मिलेगा क्या? इंटरेस्ट। उसको क्या होगा? इंटरेस्ट। अरे जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको उधार देगा। अब ये जो इंटरेस्ट है, जो ये ब्याज है, ये किसी भी व्यक्ति से लेने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल तरीका, इसलिए उसका नाम हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीका, थोड़ा सा जो है कंपाउंडिंग वाला तरीका, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं सीआई। तो आज हम समझने वाले हैं कि सिंपल तरीके से इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे, साधारण ब्याज के बारे में बात करेंगे। दूसरा ब्याज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे इंग्लिश में तो कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसमें अपन क्या करते हैं? चक्र बना देते हैं। चलिए, अब साधारण ब्याज यानी अपन समझ गए कि यहां पर कुछ ना कुछ चीजें तो सिंपल होगी, तभी इसका नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और सीआई जो कि थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होगा, इसीलिए उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो साधारण ब्याज होता है बेसिकली वो फिक्स रहता है। क्या होता है? फिक्स रहता है। सर फिक्स रहने का मतलब क्या है? फिक्स रहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर मैंने किसी से, मैं यहां पर एक पेज ऐड कर रहा हूं देखिएगा, मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिए। कितने उधार लिए? 100 रुपए उधार लिए। और कितने परसेंट की दर पर लिए? तो मैंने बोला कि मैं 1 साल में 10% रिटर्न दूंगा। यानी कि अगर मैंने 100 रुपए आज उधार लिए हैं तो मैं जो है आपको 1 साल के बाद में 110 रुपए दूंगा। 10% का मतलब है 100 का 10% एक्स्ट्रा दे दूंगा। तो 100 का 10% होता है 10, यानी मैं 110 रुपए दूंगा। और कितने साल बाद में? 1 वर्ष के बाद में। ठीक। तो इसका मतलब मैं ब्याज कितना दे रहा हूं? इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं? तो इंटरेस्ट मैं दे रहा हूं 10 रुपए। ठीक है भाई। अब मैं 1 साल बाद में नहीं दे पाया उसको 110 रुपए, 2 साल बीत गए। तो दूसरा जब साल आया तब भी मैंने उसको कितने? 10 रुपए ही इंटरेस्ट दिया। सेकेंड वर्ष भी मैंने क्या करा कि 10 रुपए ही इंटरेस्ट दिया, यानी 2 साल बाद में मैं जब देने जाता तो उसने कहा कि आप 120 रुपए मेरे को दो, यानी 10 रुपए ही बढ़ा है। चलो कोई नहीं, मैं दूसरे साल भी नहीं दे पाया, मैं गया तीसरे साल देने। तो तीसरे साल भी उसने बोला कोई बात नहीं, आप मुझे 130 रुपए दे दो, यानी केवल 10 रुपए ही बढ़ा है। तो आप देख रहे हो 1 साल में भी 10 रुपए बढ़े थे, 2 साल बाद में भी 10 रुपए ही बढ़े, यानी 110 से 120 ही हुए। तीसरे साल 120 से 130 ही हुए, यानी कि 100 रुपए उधार लिए। पहले वर्ष जब नहीं लौटाए तो 110 हो गए थे, बाद में भी नहीं लौटाए तो 120 हो गए थे, बाद में भी नहीं लौटाए तो 130 हो गए थे। अगर आगे नहीं लौटाऊंगा तो ये 140 हो जाएंगे।
तो जो ये इस प्रकार से 10-10 का ही अंतर आ रहा है, तो ये 10 रुपए जो अंतर आ रहा है इसी को तो अपन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, यानी ब्याज कहते हैं। और ब्याज जो है वो सेम है प्रत्येक वर्ष केवल 10 रुपए बढ़ रहा है। तो जब ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रूप से ही बढ़े तो उसे हम कहते हैं क्या, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। तो अब आप इसको जो है अपनी कॉपी के अंदर रिवीजन के लिए नोट डाउन कर लो, ताकि आपको बार बार जो है ये नहीं हो कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो। बस आप एक बार याद कर लो इसको कि 100 रुपए उधार लेते हैं 10% पर, तो एक वर्ष बाद में 10 रुपए एक्स्ट्रा देने होते हैं, यानी 10 रुपए बढ़ते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम ये जो है 10 रुपए जो 10 रुपए जो ब्याज आ रहा है, इस ब्याज का भी अगर ब्याज वसूल करना स्टार्ट कर देते तो हम उसे फिर कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको मैं आगे समझाऊंगा। तो आपने देखा कि 10 रुपए ब्याज आ रहा है ना, ये 10 रुपए ब्याज आ रहा है ना, ये कितने पर आ रहा है, 100 रुपए पर। क्यों? क्योंकि अपन 10% की दर से ले रहे हैं भाई, 100 का 10% 10 रुपए होता है, तो 10 रुपए आ रहा है। एक वर्ष का तो 10 रुपए आ रहा है, लेकिन जैसे दूसरे वर्ष जाता हूं तो मैं इसका 2 से गुणा करूं तो दूसरे वर्ष में देखो 20 रुपए ही तो ब्याज आ रहा था। अगर 3 वर्ष का निकालना है तो मैं इसका 3 से गुणा करूंगा। इसका मतलब साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होगा, जो सूत्र होगा, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। एक तो जो अपन ने धन उधार लिया, जो धन उधार लिया जाता है उसे मूलधन कहते हैं। यानी ये जो 100 रुपए है ये क्या है, मूलधन है। तो अपन ने क्या करा, 100 रुपए उधार लिए, कितने की दर पर, 10% की दर पर, यानी ये हो गई रेट। और एक वर्ष यानी कि ये हो गया समय। तो आप यहां देख रहे हो मूलधन का R% निकालने के बाद जब मैं उसका टाइम से गुणा कर रहा हूं तो मेरे पास में क्या निकल करके आ रहा है, साधारण ब्याज निकल करके आ जाता है। यानी साधारण ब्याज निकालने का जो सूत्र होगा, जो फॉर्मूला होगा, वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा ये। समझ में आ गई बात? तो साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100 कैसे आता है, वो चीज मैंने आपको पीछे पूरी डेराइव करके समझा दी है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिक समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गया आज कि साधारण ब्याज आखिर होता क्या है। ये चीज अब मुझे लगता है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को समझ आ चुकी होगी। आ गई है ना समझ? बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा। और अगर आपका कमेंट ऐसा हुआ जिसे समझाना जरूरी है तो मैं अगले वीडियो में उस कमेंट को लेकर के समझा भी दूंगा। तो साधारण ब्याज आपके समझ में आ गया। अब इसका सूत्र आपको याद करना है, पी आर टी अपॉन में 100। क्या याद रखोगे? पी आर टी अपॉन में 100, जहां पर पी जो है वो क्या है, मूलधन है यानी प्रिंसिपल है। जो आर है वो क्या है, दर है, जिसे अपन इंग्लिश में रेट कहेंगे। और टी जो है वो क्या है, समय है यानी कि टाइम है। अब आपको बता दूं कि मूलधन और जब अपन ब्याज को जोड़ देते हैं, यानी कि प्रिंसिपल को और सिंपल इंटरेस्ट को जब जोड़ते हैं, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो धन हमें प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अमाउंट या ए। और अमाउंट या ए का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। क्लियर हो गया? क्या कहते हैं इसको? मिश्र धन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहेंगे? अमाउंट कहेंगे। ठीक। अब ये तो है एक फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो, लेकिन कई विद्यार्थियों को आदत होती है कि हमें सिर्फ फॉर्मूले जो है वो याद हो जाते हैं और हम फॉर्मूलों से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो जब आपसे क्वेश्चन के अंदर मूलधन निकालने को कहे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो।
100 इंटू साधारण ब्याज बटे दर इंटू समय, यानी 100 SI अपॉन में RT। जब आपसे क्वेश्चन में समय पूछ लेवे तो क्या करोगे, 100 SI अपॉन में RP, और जब आपसे दर ही पूछ ली जाए तो 100 SI अपॉन में PT। ठीक है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि 100 SI और अपॉन में जो दे रखा हो वो लिख लेना, और बराबर में जो नहीं दे रखा वो निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे मुझे मूलधन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 100 SI अपॉन में RT, भाई R और T दे ही रखा होगा। जब मुझे टाइम निकालना है तो 100 SI अपॉन में RP, जब मुझे दर निकालनी है तो 100 SI अपॉन में PT। यानी ऊपर तो फिक्स है, क्या आएगा, 100 SI ही आएगा, और नीचे जो है अपन क्या रख लेंगे, जो अपन को दे रखा होगा उसको। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। P है मूलधन, R है दर, T है समय, A होता है अमाउंट जिसे हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। अगर मूलधन निकालना है तो 100 SI अपॉन में RT, अगर समय निकालना है तो 100 SI अपॉन RP, अगर दर निकालनी है तो 100 SI अपॉन PT। ये हो गया साधारण ब्याज का ओवरव्यू कंप्लीट। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, और इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब आप आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले जो क्वेश्चंस दे रखे होंगे, क्या उनको जो मैंने पीछे फॉर्मूले बताए उतने बड़े बड़े फॉर्मूलों को याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्या? नहीं, वो फॉर्मूले केवल याद रखने हैं, क्योंकि कई बार सीधे सीधे एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, है ना? तो तब वो फॉर्मूला केवल यूज करना है। बाकी आपको क्वेश्चन करने के लिए मैं यहाँ पर जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, और अगर इस ट्रिक को आप फॉलो करोगे तो आपका क्वेश्चन, पहले जिस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें अगर 3 मिनट लग रही है तो ये मान के चलिए कि जो अभी आपको ट्रिक बताई जाएगी उस ट्रिक से करोगे तो उससे तो कम समय ही लगेगा, और लगभग आधा समय लगेगा, यानी 1.5 मिनट में अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, ऐसा क्या तरीका है? अरे भाई, ऐसा तरीका फॉर्मूले से ही मैंने डेराइव किया है, कोई मैंने अपने घर पर रिसर्च नहीं करी थी, लेकिन जब मैंने ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व किए तो मुझे ऐसा दिखा, और वो बन गई बाद में ट्रिक। ठीक है, देखो ट्रिक क्या कहती है, तो ट्रिक है इफेक्टिव रेट की। किसकी ट्रिक है? इफेक्टिव रेट निकालने की ट्रिक है। इफेक्टिव रेट, हाँ, प्रभावी दर निकालने का तरीका। प्रभावी दर अगर आपको निकालना आ गया तो आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कम हो जाती है, और आपको जब मैं परसेंटेज टॉपिक पढ़ा दूंगा तो फिर आप साधारण ब्याज के क्वेश्चंस को देख करके ही आंसर निकाल पाओगे, अगर ये इफेक्टिव रेट निकालना आ गई तो। इफेक्टिव रेट जो होती है वो इक्वल होती है T इंटू आर के। इफेक्टिव रेट जो होती है वो किसके इक्वल होती है? तो इफेक्टिव रेट इक्वल होती है समय इंटू दर के। किसके बराबर होती है? समय इंटू दर के बराबर होती है इफेक्टिव रेट। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको समय दे रखा होगा और आपको दर दे रखी होगी, तो जो प्रभावी दर होगी या जो इफेक्टिव रेट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? तो T इंटू R प्रतिशत के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो जैसे कि मैं ऐसे ही एग्जांपल के लिए मैंने लिया 3 वर्ष और 5%। अगर अपने को किसी क्वेश्चन में 3 वर्ष का समय दे रखा हो और 5% की दर दे रखी हो, तो उसकी जो इफेक्टिव रेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 3 पंजे 15%। इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी? 15% हो जाएगी। ऐसे ही अगर 4 वर्ष और 7% दे रखा हो तो 4 सत्ते 28% हो जाएगी। यानी जो ये 28% 15% आपने निकाली है, ये उस क्वेश्चन के अंदर प्रभावी दर के रूप में काम करेगी। तो अब आपको याद रखना है कि प्रभावी दर होती क्या है, क्योंकि जब मैं अभी आगे क्वेश्चंस के अंदर बोलूंगा कि यहाँ पर बताइए प्रभावी दर क्या होगी, तो आप बता सकें कि T इंटू आर, समय गुणा दर करने पर इफेक्टिव रेट निकलती है। ठीक है, चलिए एक चीज और याद रखनी है
कि अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो दे रखा हो उसके अंदर समय जो है वो वर्षों में नहीं दे रखा और महीनों में दे रखा हो। पहले तो यहाँ डे वाला डायरेक्ट लिया है, मैं मंथ वाला पहले समझाता हूँ। अगर हमें मंथ के अंदर समय दे रखा है तो हम क्या करेंगे? किसमें समय दे रखा है? समय दे रखा हो मंथ के अंदर यानी महीनों में। बोल दिया जाए 5 महीने का ब्याज बताओ, 4 महीने का ब्याज बताओ, 6 महीने का ब्याज बताओ। तब हम क्या करेंगे कि जितने भी मंथ बोले हैं, 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने, उन मंथ्स के अंदर जो मंथ है, महीने हैं, उनके अंदर हम डिवाइड कर देंगे 12 का। फिर इस समय का यूज किया जाता है क्योंकि साधारण ब्याज निकालते समय समय का वर्षों के अंदर होना जरूरी है और महीनों को वर्ष में बदलने के लिए हम 12 का भाग देते हैं। ठीक है, तो जो भी महीने दे रखे हो उसके अंदर 12 का भाग दे करके हम समय को वर्ष में बदल देंगे। ऐसे ही अगर हमें डे के अंदर दे रखा हो यानी दिन के अंदर बोल दे 5 दिन का ब्याज बताओ, 10 दिन का ब्याज बताओ या 16 दिन का ब्याज बताओ, तो तब हम क्या करेंगे कि उन दिनों के अंदर 365 का डिवाइड कर देंगे। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो, सामान्य वर्ष है तो, है ना। और अगर वो अधिवर्ष है यानी लीप वर्ष है तो 366 दिनों का डिवाइड किया जाता है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें क्योंकि क्या होता है कि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो तब हमें ये सूझता ही नहीं है कि ये अधिवर्ष था या ये सामान्य वर्ष था और हम गलती से वहां 365 का भाग देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो इस गलती से बचने के लिए हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अधिवर्ष अगर दे रखा हो तो हमें 366 का भाग देना होता है। सर अधिवर्ष दे रखा है या नहीं दे रखा ये हमें कैसे पता चलेगा? तो अगर क्वेश्चन के अंदर ईयर्स दे रखा हो, जैसे ऐसा बोल दिया जाए कि 4 जनवरी 2004 से 5 फरवरी 2005 तक का ब्याज, तो ये दिनों के अंदर ही बात कर रहा है। तो 2004 जो है ये देखो, इसके अंदर आप 4 का भाग दोगे, 2005 में भी 4 का भाग दोगे। किसमें पूरा पूरा जाएगा? देखो इसमें तो जाएगा नहीं, लेकिन इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कितनी बार? 501 बार। तो पूरा पूरा भाग गया है। इसका मतलब यहाँ पर जो फरवरी महीना था वो कितने दिन का हो गया होगा? 29 दिन का हो गया होगा। इसलिए यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा और डेज जो होंगे उसके अंदर भी आप फरवरी को 29 दिन का ऐड करोगे, 28 दिन का ऐड नहीं करोगे। ये सब चीजें कॉन्सेप्ट अभी समझा रहा हूं, हालांकि इन सभी का अपन क्वेश्चंस के अंदर यूज भी करने वाले हैं। ठीक है ना। तो डरना नहीं है कि सर क्या समझा रहे हो, अभी केवल समझो और नोट डाउन करो। बाद में अभी बस ये लास्ट हो गया, अब मैं क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं। ठीक है, चलिए तो अब अपन करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा और इसको मैं पहले फॉर्मूले से करवाऊंगा फिर इफेक्टिव रेट से भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 4,000 रुपए पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ये अपन से पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 4,000 रुपए है, उसके ऊपर 3 वर्षों के अंदर 5% की अगर दर से हम साधारण ब्याज निकालें तो वो कितना आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर देखिए, जब आप नई नई मैथ सीख रहे हो तो डायरेक्ट जो है ना, जो एक्सपर्ट लोग यूट्यूब पे करते हैं फटाफट वैसे करने का नहीं सोचना है बेटा, क्योंकि उनको तो पढ़ाते हुए भी 10-10 साल हो गए हैं और आप 10 साल में पहली बार पढ़ रहे हो, तो बहुत फर्क है। इसलिए उनको फॉलो नहीं करना है, हमें बेसिक चीजों को धीरे धीरे समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मूलधन कितना दे रखा है, तो 4,000 रुपए पर ब्याज पूछ रहा है ना, तो ये 4,000 हो गया मूलधन। यानी पी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 4,000 रुपए। ठीक है, चलो, और आर यानी कि दर कितनी दे रखी है? 5%। और
समय कितना दे रखा है बेटा? 3 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 3 वर्ष। तो P दे रखा है 4000, R दे रखा है 5%, T दे रखा है 3 वर्ष। और हम सभी लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100। मेरी तरफ से आप सभी को एक ही सजेशन रहेगा कि पहले आप क्वेश्चंस को जितने भी मैं मेथड से करवा रहा हूं वो सभी मेथड आप लिखें और उन सभी को समझें। और मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है कि जो चीजें आपको दे रखी हो वो पहले आप लिख लो, फिर जो चीजें निकालनी है उसको लिख लो, फिर जो दे रखी है और जो निकालनी है उन दोनों के बीच में कोई संबंध है तो उस संबंध को लिख लो और फिर उस संबंध का यूज करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप क्वेश्चन को सही कर जाओगे, कभी गलत नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो मुझे दिख गया मूलधन दे रखा है, दर दे रखी है, समय दे रखा है और मैं ये जानता हूं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। तो बताओ ये निकालना है। चलो भाई, P दे रखा है, हाँ। R दे रखा है, हाँ। T दे रखा है, हाँ। पुट ही तो करना है तो पुट कर दो। लो भाई, P की वैल्यू कितनी है? 4000। R की वैल्यू कितनी है? 5% इंटू 3। किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर ये जो R है ये तो 5% है, परसेंट को संख्या में बदलते हैं तो 100 का डिवाइड करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये 100 वहीं से तो आया है नीचे वाला, तो आपको डबल बार 100 नहीं लगाना है कि ऐसा नहीं 5% का और 100 लगा दो। ये 100 5% का ही 100 होता है, ठीक है ना? चलो अब इसमें काट पीट मचा दो। ये लो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए। अब क्या आ गया? 40 इंटू 5 कितना होगा? तो 4 पंजे 20 यानी 200। 200 इंटू 3 यानी कि 600 रुपए। तो जो ब्याज आएगा साधारण ब्याज वो कितना आएगा? 600 रुपए आ गया। ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर्मूले वाला तरीका। अब मैं इफेक्टिव रेट वाला, प्रभावी दर वाला तरीका बताता हूं आपको कैसे करना है। देखिए, प्रभावी दर अगर मैं निकालूं तो इफेक्टिव रेट कितनी आएगी? तो T इंटू आर यानी 3 इंटू 5 कितनी आ गई? 15% आ गई। आ गई। तो अब आप क्या करो कि जो मूलधन है, मूलधन का 15% निकाल लो तो आपका डायरेक्ट ही SI आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा? तो 4000 इंटू 15/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौक 60 यानी 600 रुपए। अब इस क्वेश्चन के अंदर तो क्या है कि ऊपर वाली कैलकुलेशन भी आसान थी और नीचे वाली कैलकुलेशन भी आसान थी, इसलिए हो सकता है आपको लगे कि दोनों में सेम टाइम ही लग रहा है सर। लेकिन जो आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर कई बार ऐसी संख्याएं दे रखी होती है कि हमें जो है इफेक्टिव रेट निकालना ही आसान होता है। और अधिकतर इफेक्टिव रेट तब हमारे काम आएगी जब हमें जो दर या समय भिन्नों के अंदर दे रखा होगा। जैसे समय दे रखा होता है ना, 2 सही 1/5 वर्ष, या दर दे रखी होती है 16 सही 2/3 वर्ष, 3%, इसका बताइए। तो तब ये ट्रिक हमारे काम आती है। इसलिए आप इसको बिल्कुल भी ये नहीं सोचे कि सर ऊपर और नीचे दोनों में सेम टाइम लगा है, मैं तो ऊपर वाला फॉर्मूला ही याद रखता हूँ। अरे भाई, इफेक्टिव रेट आगे काम आएगी। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के टफ लेवल तक के सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। पूरी मैथ्स बोली है तो पूरी मैथ्स आपको शून्य से गुरु शिखर मैं पहुंचाऊंगा, तो देख लेना आप पहुंच ही जाओगे, है ना? चलो भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको अपन थोड़ा सा फास्ट करेंगे और अब इसको जो है मैं दो दो तरीकों से नहीं करवाने वाला हूं। ठीक है, फॉर्मूले वाला तरीके से आप खुद अपने घर बैठ के कर लेना। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं, क्या ले रखा है? 2700 रुपए पर 20 माह में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? तो क्वेश्चन क्या है कि 2700 रुपए पर 20 माह में 10% की वार्षिक ब्याज की दर से। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला ही था
कि टी जो है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 20 माह। तो पहले तो इस माह को चेंज करना पड़ेगा वर्षों के अंदर, और मैंने अभी जस्ट बताया मंथ को ईयर में बदलने के लिए हम 12 का डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 12 का डिवाइड किया तो देखो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा 4 से दोनों, तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, यानी 5/3 वर्ष आ जाएगा। आ गया। अब हमारे पास में टी आ चुका है और दर हमारे पास कितनी है, 10% है। तो इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगी टी इंटू आर, यानी कि 50/3%। आ गई इफेक्टिव रेट। बस अब क्या करेंगे, 2700 का मूलधन का 50/3% यानी परसेंट 2300 आ जाता है। बस अब इसको काट पीट मचा दो। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए, 3 से ये कट गया 9 बार, ठीक है। और 9 इंटू 50 करेंगे तो 9 पंजे 45 होता है, तो ये 45 आ जाएगा, और पीछे का एक जीरो है ही है तो वो एक जीरो और आ जाएगा, यानी 450 रुपये ब्याज हो जाएगा। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूं, वरना आपको एग्जाम में इतना समय नहीं लेना है। वहां आपको तो ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर करके आना है। समझ में आ गई बात। वहां इतना सारा अपने पास समय नहीं है, तो ये तो मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ। वहां आप तो एग्जाम में डायरेक्ट क्या करना, 20/12 ये लिखना और ये आ जाएगा, इसका गुणा इससे करना, डायरेक्ट तो मन में ही कर लोगे, ये आ जाएगा, इसका इतना परसेंट निकाल लेना। वहां ऐसे समझ आना थोड़ी है, टी बराबर इतना दे रखा है, आर बराबर इतना दे रखा है, इफेक्टिव रेट ऐसे निकालते हैं, कुछ नहीं समझाना है। तो 450 रुपए ब्याज के रूप में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है, और ये बहुत ही वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 14,600 रुपए मूलधन पर। इसमें स्पष्ट बोल ही दिया कि मूलधन क्या है, 14,600 रुपए। 10% वार्षिक दर से 5 जनवरी से 24 फरवरी 1991 तक, ठीक है, का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहां पर 5 जनवरी 1991 से लेकर 24 फरवरी 1991 तक की बात की है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, डेज को काउंट करना पड़ेगा। जब ये डेज काउंट होंगे तो यहां पर भी एक चीज का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बताता हूं पहले तो देखिए क्या बोला है, 5 जनवरी 1991 से 24 फरवरी 1991, ठीक है। अब आप सभी लोग जानते हो कि ये एक सामान्य वर्ष ही है, क्योंकि 1991 के अंदर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि 4 का पूरा भाग उस संख्या में जाता है जिसमें पीछे की दो संख्याओं में पूरा भाग जाता हो। यहाँ पर पीछे की दो संख्या है 91, और 91 में 4 का भाग पूरा कभी जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो मुझे पहले ही पता चल गया कि ये एक सामान्य वर्ष है। इसका मतलब मुझे जो भी दिन आएंगे उसके अंदर 365 का भाग करना है, ठीक है। अब जब आप दिन निकालोगे तो एक चीज का ध्यान रखना आप, कि जिस दिन आपने भाई जिस दिन से 5 जनवरी से उधार लिए है ना, तो ये जो 5 जनवरी वाला दिन है ये काउंट नहीं होता है। बैंक में भी यही रूल होता है, जिस दिन आप पैसे जमा करवाते हो, चाहे सुबह 7 बजे जाकर के जमा करवा दो, चाहे शाम को 7 बजे, फिर भी आपको जिस दिन जमा करवाए हैं उस दिन का ब्याज नहीं मिलता है। जिस दिन आप पैसे निकाल रहे हो उस दिन चाहे आप सुबह 7 बजे निकाल लो, फिर भी आपको उस दिन का ब्याज मिलता है। यानी जिस दिन पैसे लिए हैं उधार उस दिन का ब्याज आपको नहीं देना होता, लेकिन जिस दिन आप भुगतान कर रहे हो अपने पैसों का उस दिन आपको ब्याज देना होता है। इसको आप ऐसे याद नहीं रख पा रहे हो, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, तो आसान भाषा में ये याद रखना कि 5 जनवरी से 24 फरवरी, तो 5 और 24 जो ये 2 दिन है,
जिस दिन लिए और जिस दिन दिए, इनमें से एक दिन को ही अपन काउंट करते हैं, दोनों दिनों को काउंट नहीं करते हैं। तो 5 जनवरी को जब मैं काउंट नहीं करूंगा और जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, तो 31 में से ये 5 दिन चले जाएंगे, तो बचेंगे 26 दिन ही। तो 26 दिन तो हो गए किसके? जनवरी के। और 24 दिन हो गए फरवरी के, क्योंकि 5 जनवरी हटा दिया इसलिए 5 दिन पूरे पूरे चले गए, तो 26 दिन बचे 31 में से, और यहाँ 24 फरवरी पूरा ऐड होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 तो 30, ये 50, 50/365। अब ये 5 से कटेगा, तो 5 से ये कटेगा 10 बार, और ये 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, 10 बट्टे कितना आ गया? 73। अब इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी दोस्तों? तो इफेक्टिव रेट आएगी 10/73 गुणा 10, यानी कि 100/73। ठीक है, 10 गुणा क्यों किया है? क्योंकि 10% हमें वार्षिक दर दे रखी थी। अब साधारण ब्याज हो क्या जाएगा? तो 14,600 जो मूलधन है उसका 100/73, और प्रतिशत हटेगा तो 100 का गुणा 100 से डिवाइड किया ही जाता है, ये तो मैं पहले ही बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है ना, ये देख लो भले ऐसे, जब ये 8% लिखा होता है ना, तो इसको अपन लिखते हैं R/100, बस ये है। परसेंटेज साइन को हटाओगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, और अगर परसेंटेज साइन लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ये सब चीजें अपन परसेंटेज में सीखने वाले हैं। अब यहां देखिए, 100 से 100 कट गया, और 73 से एक बार कटेगा, और ये 2 बार कटेगा, यानी 200 रुपए। तो साधारण ब्याज 14,600 रुपए पर 50 दिन का कितना बनेगा? 10% की दर से 200 रुपए, यानी 50 दिन जो उधार दिए थे ना, उसमें उसको 200 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, 10% की दर से। अगर पूरे साल उधार दिए होते तो हमें ब्याज कितना मिलता? तो फिर हम 1 वर्ष ले लेते, और इफेक्टिव रेट क्या आ जाती? 1 × 10%, यानी 14,600 का 10%, 1,460 रुपए ब्याज आता। लेकिन हमने केवल उधार कितने दिन के लिए लिया? 50 दिन के लिए, इसलिए हमें ब्याज के रूप में केवल 200 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये साधारण ब्याज का टॉपिक जो है, इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा, और इसके जो 2-3 अपन ने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस किए हैं वो भी आपके समझ में आ गए होंगे। अब जो है आगे आने वाली क्लासेस हैं 2-3, वो सभी इसके केवल और केवल साधारण ब्याज के प्रैक्टिस पर होगी। तो आज की जो क्लास है वो तो थी कॉन्सेप्ट वाली। अब जो कल और परसों 2-3 दिन क्लास आएगी वो कौन सी आएगी? प्रैक्टिस वाली, यानी हर प्रकार के साधारण ब्याज के क्वेश्चन को करेंगे, और जो PYQs हैं आपके अलग अलग एग्जाम में राजस्थान के आए हुए हैं उनको अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।